दोस्तों जरा आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक ऐसी करेंसी जिसे आप हाथों से छू नहीं सकते, जिसे आप अपनी चमड़े की जेब में नहीं रख सकते, जिसे दुनिया की कोई भी सरकार ना तो छापती है और ना ही कोई केंद्रीय बैंक जारी करता है। फिर भी इस करेंसी ने रातों रात कुछ आम लोगों को अरबपति करोड़पति बना दिया और देखते ही देखते कई लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। इसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज का ये विशेष कार्यक्रम किस्सा बाजार का। आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये नाम जरूर सुना होगा, बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना डाइस्कॉन। कभी टीवी न्यूज के प्राइम टाइम में, कभी सुबह के अखबार के फ्रंट पेज पर, तो कभी किसी चाय की टपरी पर दोस्त की जुबानी कि फला लड़के ने क्रिप्टो में 10,000 लगाए थे और आज उसके पास अपनी खुद की लग्जरी कार है। और यकीन मानिए, ये बात पूरी तरह काल्पनिक भी नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो की इतिहास पुस्तकों में एक ऐसा वक्त भी दर्ज है जब सिर्फ एक बिटकॉइन की कीमत करीब 50 लाख भारतीय रुपयों के पार पहुंच गई थी। डिजिटल करेंसी का मायावी संसार। एक बिटकॉइन 50 लाख रुपए, 10 बिटकॉइन 5 करोड़ का साम्राज्य, बिना बैंक सरकार के रातों रात अमीरी, असीमित मुनाफा या शून्य की गारंटी। जरा गहराई से सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने शुरुआती दौर में सिर्फ 10 बिटकॉइन भी खरीदकर अपने पास रख लिए होते तो वह बिना कोई भी बिजनेस चलाए, बिना कोई पसीना बहाए 5 करोड़ रुपए का मालिक बन चुका होता। यही वह जादुई चमक थी जिसने पूरी दुनिया के निवेशकों, टेक विशेषज्ञों और आम मध्यम वर्गीय लोगों को इस अनजान करेंसी की तरफ एक चुंबक की तरह खींचा। लेकिन क्या आपने कभी खुद से सवाल पूछा है कि करेंसी असल में क्या है? यह इंटरनेट के अंधियारे कोनों में कैसे काम करती है? इसे बनाने वाला इंसान कौन था? और सबसे बड़ा सवाल जिसमें आपकी मेहनत की कमाई लगती है, क्या वह करेंसी सच में भरोसे के लायक है या 21वीं सदी का सबसे बड़ा वित्तीय धोखा है? क्रिप्टो की इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी आपके बटुए में रखे आम नोट से अलग कैसे है? आम करेंसी बनाम क्रिप्टो करेंसी। यह 500 रुपए का नोट है। एक कागज का एक टुकड़ा है, लेकिन इसकी कीमत 500 रुपए इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। इसे भारत सरकार की कानूनी गारंटी हासिल है। इसे हम फिएट करेंसी कहते हैं। इसका एक केंद्रीय मालिक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन क्रिप्टो करेंसी कोई कागज, तांबा या सोना नहीं है। ये सिर्फ एक कंप्यूटर कोड है, एक डिजिटल फाइल जिसे ना तो आप छू सकते हैं, ना जेब में संभाल सकते हैं और ना ही अपनी अलमारी में बंद कर सकते हैं। क्रिप्टो का पूरा लेन देन दुनिया भर में फैले लाखों कंप्यूटरों के नेटवर्क के जरिए होता है। और सबसे अनोखी बात, इस करेंसी पर दुनिया के किसी भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या केंद्रीय बैंक का भी 1% अधिकार नहीं होता। ये पूरी तरह से विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड होती है। अब आपके मन में वाजिब सवाल उठ रहा होगा, ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड कैसे बनता है? तो इसे ऐसे समझिए, जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर किसी नई क्रिप्टो करेंसी का कोड लिखता है और इसकी माइनिंग शुरू करता है, तो शुरुआती दौर में वह कोड उसी एक व्यक्ति के कंप्यूटर में होता है, यानी शुरुआत में यह सेंट्रलाइज्ड ही होती है। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट के जरिए दुनिया भर के लोग उस नेटवर्क से जुड़ते जाते हैं, अपनी अपनी मशीनें लगाते हैं और नए नए ब्लॉक जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे उस करेंसी की चाबी किसी एक इंसान या देश के हाथ से निकलकर पूरे ग्लोबल नेटवर्क में बढ़ जाती है। यही वजह है कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारों ने इसे बंद करने या बैन करने की कोशिश की तो वे असहाय नजर आई, क्योंकि जिस चीज का कोई हेडक्वार्टर ही नहीं है, जिसका कोई सीईओ ही नहीं है, उसे आप सील कैसे करेंगे? क्रिप्टो का अज्ञात सफर। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में अचानक बिटकॉइन के आने से हुई, तो आप गलत हैं। क्रिप्टो की जड़ें बहुत पुरानी और गहरी हैं। इसकी नींव आज से करीब 4 दशक पहले रखी गई थी। साल था 1983।
अमेरिका के एक बेहद प्रतिभाशाली क्रिप्टोग्राफर और कंप्यूटर वैज्ञानिक डेविड चाउम ने एक नया सपना देखा। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मनी का सपना जो पूरी तरह से गुमनाम हो, जिसमें कोई व्यक्ति जब दुकान पर सामान खरीदे तो बैंक को यह पता न चले कि पैसा किसने और किसे भेजा है। डेविड चाउम ने इस क्रांतिकारी विचार को नाम दिया ई कैश। 1983 की उस परिकल्पना के ठीक 12 साल बाद यानी कि साल 1995 में डेविड चाउम ने अपने इस सपने को डिजी कैश नाम की कंपनी के रूप में बाजार में उतारा। ये क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की दुनिया का पहला वास्तविक प्रयोग था। इस सिस्टम में जब भी कोई यूजर पैसे निकालता था या भेजता तो उसे एक खास इनक्रिप्टेड यानी कि की मिलती थी और इस चाबी का इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर में एक खास सॉफ्टवेयर की जरूरत होती थी। हालांकि डिजीकैश समय से बहुत आगे की सोच थी और वित्तीय बाजार इसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए कंपनी दिवालिया हो गई, लेकिन विचार की मशाल जल चुकी थी। इसके ठीक एक साल बाद साल 1996 में अमेरिका की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने एक बेहद सीक्रेट रिसर्च पेपर प्रकाशित किया। इस रिसर्च पेपर का टाइटल था हाउ टू मेक अ मिंट द क्रिप्टोग्राफी ऑफ एनोमस इलेक्ट्रॉनिक कैश। इस पेपर में पहली बार एक सुरक्षित इनक्रिप्टेड और डिजिटल करेंसी सिस्टम का तकनीकी ढांचा दुनिया के सामने रखा गया। कहानी आगे बढ़ी। साल 1998 में वेई दाई नाम के कंप्यूटर इंजीनियर ने बी मनी का विचार रखा। उन्होंने कहा कि कैसा डिजिटल सिस्टम होना चाहिए जहां लोग बिना किसी तीसरे पक्ष यानी कि मध्यस्थता के सिर्फ इनक्रिप्टेड मैसेज भेजकर लेन देन कर सके। लगभग उसी समय एक और दूरदर्शी वैज्ञानिक निक साब्जो ने बिट गोल्ड की अवधारणा पेश की। निक जावो का बिट गोल्ड भी वह अंतिम और सबसे मजबूत बुनियादी पत्थर था जिस पर आगे चलकर साल 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान बिटकॉइन की विशाल इमारत खड़ी होने वाली थी। सतोशी नाकामोतो का रहस्य। साल 2008 यह वही साल था जब अमेरिका की वॉल स्ट्रीट से उठे सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। बड़े बड़े बैंक एक ही रात में ताश के पत्तों की तरह ढह गए। आम लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूब गई। लोगों का बैंकों और सरकारों के केंद्रीय वित्तीय ढांचे से भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। और ठीक इसी आर्थिक तबाही के बीच आया एक व्यक्ति। दिन 31 अक्टूबर 2008। क्या हुआ? इंटरनेट के एक गुप्त क्रिप्टोग्राफी फोरम पर 9 पन्नों का एक रिसर्च पेपर अपलोड हुआ। पेपर का शीर्षक बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। किसने किया अपलोड? सतोशी नाकामोतो। 3 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोतो ने बिटकॉइन नेटवर्क का पहला ब्लॉक माइंड किया, जिस इतिहास में जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। लेकिन सतोशी नाकामोतो कौन था या कौन है, यह आज 2026 में भी 21वीं सदी का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। क्या सतोशी नाकामोतो जापान का कोई एक अकेला जीनियस कोडर था? क्या यह अमेरिका, यूरोप और एशिया के वैज्ञानिकों का एक गुप्त समूह था, या फिर ये किसी खुफिया एजेंसी का छद्म नाम था? आज तक दुनिया का कोई भी पत्रकार, कोई भी जासूस या कोई भी सरकार ये साबित नहीं कर पाई है कि सतोशी नाकामोतो की असली पहचान क्या है। 2011 में सतोशी ने क्रिप्टो कम्युनिटी को एक आखिरी ईमेल भेजा जिसमें लिखा था, मैं अब अन्य चीजों की ओर बढ़ गया हूँ। बिटकॉइन का भविष्य अब आप सभी के हाथों में सुरक्षित है। और इसके बाद सतोशी इंटरनेट के अंधेरों में हमेशा के लिए गायब हो गए। अनुमान के मुताबिक सतोशी के पास आज भी करीब 11 लाख बिटकॉइन सुरक्षित रखे हैं, जिन्हें आज तक कभी छुआ भी नहीं गया। एल्टकॉइंस और एथेरियम। बिटकॉइन के सफल होते ही डिजिटल दुनिया में जैसे एक महाविस्फोट हो गया। बिटकॉइन की सफलता को देखकर दुनिया भर के डेवलपर्स ने अपनी अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाना शुरू कर दिया। बिटकॉइन के अलावा बाजार में आने वाली इन सभी करेंसीज को एल्टकॉइंस कहा जाता है। अप्रैल 2011 में नेमकॉइन आया, जिसका मकसद एक डिसेंट्रलाइज्ड डोमेन नेम सिस्टम बनाना था। अक्टूबर 2011 में पूर्व गूगल इंजीनियर चार्ली ली ने लाइटकॉइन लॉन्च किया।
जिसे बिटकॉइन के सोने के मुकाबले चांदी कहा गया, क्योंकि इसका लेन देन बिटकॉइन से 4 गुना तेज था। इसके बाद पीयरकॉइन आया, जिसने माइनिंग के लिए पहली बार प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक का मिला जुला ढांचा पेश किया। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में असली दूसरी सबसे बड़ी क्रांति आई साल 2015 में, जब महज 21 साल के एक रूसी कनाडाई प्रोग्रामर विटालिक बुटेरियन ने एथेरियम को दुनिया के सामने पेश किया। विटालिक का मानना था कि बिटकॉइन सिर्फ डिजिटल गोल्ड या पैसे के लेन देन तक सीमित है, लेकिन एथेरियम सिर्फ करेंसी नहीं थी, बल्कि ये एक पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज्ड सुपर कंप्यूटर थी। एथेरियम ने दुनिया को परिचय कराया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, यानी ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो बिना किसी वकील, बिना किसी नोटरी और बिना किसी जज के दो अनजान लोगों के बीच की शर्तों को अपने आप निष्पादित कर देते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के आने के बाद जन्म हुआ डीफाई यानी कि बैंकों की बैंकिंग का और एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स का। नतीजा ये हुआ कि कॉइन्स की बाढ़ आ गई। मार्च 2022 तक आते आते दुनिया भर के बाजारों में 9000 से ज्यादा भी क्रिप्टो करेंसीज तैर रही थी, जिनमें से 70 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज का अकेला मार्केट कैप $1 बिलियन यानी कि करीब 8000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका था। क्रिप्टो का अभेद्य इंजन। अब जब आप क्रिप्टो के इतिहास को समझ चुके हैं, तो आइए इसके इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं वह कौन सी जादुई तकनीक है जो कि क्रिप्टो को इतना सुरक्षित और अभेद्य बनाती है। उस तकनीक का नाम है ब्लॉकचेन। सोचिए, एक डिजिटल बही खाता। जब आप अपने किसी दोस्त को पैसे भेजते हैं तो एक ब्लॉक बनता है। इस ब्लॉक में 3 मुख्य चीजें होती हैं। 3 मुख्य चीजें: लेन देन का डेटा, किसने किसको कितने पैसे भेजे, उस ब्लॉक का अपना एक यूनिक कोड जिसे हैश कहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण पिछले ब्लॉक का हैश कोड। अब इस चेन की ताकत को समझिए। ये ब्लॉकचेन किसी कंपनी के सर्वर या किसी बैंक की हार्ड डिस्क में सेव नहीं होती। ये दुनिया भर में फैले उन हजारों लाखों कंप्यूटरों पर एक साथ लाइव अपडेट होती है, जिन्हें नोड्स कहा जाता है। अगर कोई शातिर हैकर किसी एक ब्लॉक में जाकर डेटा को बदलने की कोशिश करे, यानी वो लिखे कि मेरे पास 1 लाख बिटकॉइन है, तो तुरंत उस ब्लॉक का हैश कोड बदल जाएगा। और चूंकि इस ब्लॉक का हैश बदल चुका है, इसलिए उसके आगे के सारे ब्लॉक अमान्य हो जाएंगे। इतना ही नहीं, नेटवर्क से जुड़े बाकी हजारों कंप्यूटर तुरंत उस हैकर के डेटा को चेक करेंगे और देखेंगे कि 99.9% कंप्यूटरों के बही खाते में वह बदलाव नहीं है, और नेटवर्क उस हैक की कोशिश को सेकंडों में रिजेक्ट कर देगा। अगर किसी हैकर को ब्लॉकचेन में हेरफेर करनी है, तो उसे एक ही सेकंड में दुनिया के 91% से ज्यादा पावरफुल कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना होगा, जो वर्तमान इंसान की तकनीकी क्षमता के बाहर है। लेकिन दोस्तों, तकनीक कितनी भी शानदार क्यों ना हो, असली सवाल यह था कि क्या दुनिया की सरकारें, उनके कानून इस अनियंत्रित डिजिटल करेंसी को स्वीकार करेंगे। ये जंग 2014 में शुरू हुई है। 6 अगस्त 2014 को ब्रिटेन की सरकार ने घोषणा की कि वह अपनी अर्थव्यवस्था में क्रिप्टो करेंसी के फायदों और जोखिमों का अध्ययन करेगी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के इतिहास का सबसे बड़ा धमाका हुआ जून 2021 में, जब मध्य अमेरिका के एक छोटे से देश अल सल्वाडोर की संसद में एक ऐतिहासिक वोटिंग हुई। संसद में 62 वोटों के भारी बहुमत से अल सल्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा संप्रभु देश बन गया जिसने बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा घोषित कर दिया। वहाँ के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने देश के ज्वालामुखी की भूतापीय ऊर्जा से बिटकॉइन माइनिंग के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। 2021 में ही क्यूबा ने भी इसे औपचारिक मान्यता दी, और बाद में मध्य अफ्रीकी गणराज्य यानी कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने भी इसका अनुसरण किया। लेकिन जहां एक तरफ छोटे देश क्रिप्टो को अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था के तिनके का सहारा मान रहे थे, वहीं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश ने वह बिल्कुल इसके विपरीत में खड़ा हो गया। चीन का पूर्ण प्रतिबंध। सितंबर 2021 में क्रिप्टो पर पूर्ण बैन लागू। माइनिंग पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित। ट्रेडिंग व वित्तीय सेवाएं प्रतिबंधित। उद्देश्य पूंजी पलायन रोकना व CBDC लागू करना।
सितंबर 2021 में चीन के सेंट्रल बैंक PBOC ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए ये घोषणा की कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हर तरह का लेन देन, ट्रेडिंग और माइनिंग पूरी तरह से गैरकानूनी और संगीन अपराध है। चीन का मानना था कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए देश का पैसा अवैध रूप से बाहर भाग रहा है, वित्तीय धोखाधड़ी बढ़ रही है और उनकी अपनी करेंसी युआन को खतरा है। चीन ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी ECNY CBDC को बढ़ावा देने के लिए पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम का गला घोंट दिया। भारत की थ्रिलिंग क्रिप्टो सीक्रेट। अब बात करते हैं अपने देश यानी भारत की। भारत में क्रिप्टो करेंसी की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं रही है। भारत में जब 2016-17 में आम युवाओं के बीच बिटकॉइन का खुमार चढ़ना शुरू हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक के कान खड़े हो गए। अप्रैल 2018 में RBI ने एक बेहद सख्त सर्कुलर जारी करते हुए भारत के सभी बैंकों को आदेश दिया कि वे किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज या क्रिप्टो व्यापारी को बैंकिंग सेवाएं नहीं देंगे। रातों रात भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बैंक खाते फ्रीज हो गए, निवेशकों का पैसा अटक गया। ऐसा लगा कि भारत में क्रिप्टो का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आया मार्च 2020 में। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने RBI के 2018 वाले बैंक को असंवैधानिक करार देते हुए पूरी तरह से रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती तब तक नागरिकों के व्यापार करने के अधिकार को नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भारत में WazirX, CoinSwitch कुबेर और CoinDXC जैसे स्वदेशी एक्सचेंजेस की बाढ़ आ गई। करोड़ों भारतीय युवाओं ने क्रिप्टो में अपनी जमा पूंजी भी लगा दी। लेकिन सरकार की नजर इस पर बनी हुई थी कि केंद्रीय बजट 2022 में भारत सरकार ने क्रिप्टो को लेकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने निवेशकों के होश उड़ा दिए। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी से होने वाले किसी भी तरह के मुनाफे पर 30% का सीधा इनकम टैक्स ठोक दिया और साथ ही हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% TDS भी अनिवार्य कर दिया। इतना ही नहीं, सरकार ने साफ किया कि अगर आपको क्रिप्टो में नुकसान होता है तो आप उस नुकसान को अपने किसी अन्य मुनाफे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। इस भारी भरकम टैक्स की दीवार ने भारत के क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम को 80 से 90% तक गिरा दिया। और दूसरी तरफ RBI ने अपना खुद का ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च कर दिया। माइनिंग का काला सच। अब आइए बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के उस स्याह और कड़वे सच की जिसने क्रिप्टो को प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स कभी इस पर खुलकर बात नहीं करते, और वह सच है माइनिंग की प्रक्रिया और पर्यावरण का विनाश। नया बिटकॉइन पैदा करने की प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। इसके लिए दो मुख्य तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला है प्रूफ ऑफ वर्क और दूसरा है प्रूफ ऑफ स्टेक। क्रिप्टो माइनिंग के दो तरीके। प्रूफ ऑफ वर्क जटिल गणितीय समीकरण सुलझाना, प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन्स को गिरवी रखना, हार्डवेयर मशीनों की जरूरत, परिणाम अत्यधिक बिजली खपत व गर्मी का उत्सर्जन। प्रूफ ऑफ वर्क में दुनिया भर के माइनर्स के पावरफुल कंप्यूटर आपस में एक रेस लगाते हैं। जो कंप्यूटर सबसे पहले एक बेहद जटिल क्रिप्टोग्राफिक गणितीय पहेली को सुलझा लेता है उसे इनाम के रूप में नए बिटकॉइन मिलते हैं। इस रेस को जीतने के लिए लोगों ने अपने घरों और बड़े बड़े गोदामों में महंगे ग्राफिक्स कार्ड के विशालकाय पहाड़ खड़े कर दिए हैं और यहीं से शुरू हुई बाजार में ग्राफिक कार्ड्स की जंग। 2017 से 2021 के बीच स्थिति यह हो गई कि जो ग्राफिक्स कार्ड नॉर्मल कंप्यूटर गेमिंग के लिए $50 का मिलता था, माइनर्स की अंधी मांग के कारण वह बाजार में $500 में भी नहीं मिल रहा था। कई नामी कंपनियों के ग्राफिक्स कार्ड साल भर तक बाजार से आउट ऑफ स्टॉक रहे। एक आम स्टूडेंट या गेमर को अपने कंप्यूटर के लिए पार्ट्स खरीदने के लिए भी 4 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही थी। लेकिन ग्राफिक्स कार्ड तो सिर्फ एक छोटा सा पहलू था, असली कीमत चुका रही थी हमारी धरती। जुलाई 2019 के आंकड़ों के मुताबिक अकेले बिटकॉइन नेटवर्क को चलाने के लिए 7 गीगावाट बिजली की लगातार खपत हो रही थी। ये पूरी दुनिया की कुल बिजली खपत का करीब 0.2% हिस्सा था। अगर आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि जितना बड़ा देश
स्विट्जरलैंड अपनी पूरी आबादी, अपनी ट्रेनों, अपनी फैक्ट्रियों को चलाने में साल भर में बिजली इस्तेमाल करता है, उतनी बिजली अकेले बिटकॉइन की कंप्यूटर पहेलियां सुलझाने में फूंक रहे थे। 2021 के अंत तक बिटकॉइन माइनिंग ने हर साल 65.4 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ी। यह आंकड़ा ग्रीस जैसे पूरे विकसित देश के सालाना कार्बन उत्सर्जन से भी ज्यादा था। जब चीन ने बैन लगाया तो ये माइनर्स रातों रात अपने कंप्यूटर पैक करके सस्ते बिजली वाले इलाकों जैसे कि कनाडा, अमेरिका का टेक्सास राज्य, आइसलैंड और कजाकिस्तान भाग गए। फरवरी 2022 तक कजाकिस्तान दुनिया की 18% माइनिंग संभाल रहा था, जिससे वहां बिजली का संकट पैदा हो गया और देश में दंगे तक भड़क गए थे। अब मान लीजिए कि आपने पर्यावरण के सारे खतरे जानकर भी क्रिप्टो खरीदने का मन बना लिया। अब सवाल उठता है कि आप अपनी इस अदृश्य करेंसी को रखेंगे कहां? इसके लिए इस्तेमाल होता है क्रिप्टो वॉलेट, जो कि 3 तरह के होते हैं। पेपर वॉलेट, जहां आप अपने कोड को एक कागज पर प्रिंट करके लॉकर में रख लेते हैं। हार्डवेयर वॉलेट, जो एक पेन ड्राइव जैसा दिखता है। सॉफ्टवेयर हॉट वॉलेट, जो आपके मोबाइल ऐप में होता है। दुनिया के सबसे महान और दूरदर्शी निवेशकों में से एक हार्वर्ड मार्क्स ने साल 2017 में ही पूरी दुनिया को ये चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी कुछ और नहीं बल्कि वित्तीय दुनिया की एक अस्थायी सनक है, जिसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। तो क्या क्रिप्टो करेंसी हमारे आने वाले कल का भविष्य है? क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया के पारंपरिक धीमे और भ्रष्ट बैंकिंग सिस्टम को खाड़ फेंकेगी, या फिर यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा डिजिटल जुआ है, जिसमें आप सेकंडों में फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं और अगले सेकंड में अर्श से सीधे फर्श पर भी आ सकते हैं? आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए आप एशियन न्यूज। नमस्कार।